अस्सलामुअलैकुम। भाई हमने अपनी लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ा। मोनोडेंटेट जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, बाइडेंटेट जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, पॉलीडेंटेट जो दो से ज़्यादा। हम उन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेट, वरना ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर हम उस बहस में पड़ जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि हम सिर्फ यहाँ पे लाके चीज़ों को रोक देते हैं। मैं आपको कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा रहा था। मैंने आपको कॉम्प्लेक्सेस के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बता दी कि कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेरी हेडिंग होगी या मेरा टॉपिक होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप लोगों को आता है, ओ लेवल से करते हुए आ रहे हैं। सम ऑफ द ऑल चार्जेस मस्ट बी जीरो, या अगर कोई आइन है तो सम ऑफ द ऑल चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू दैट चार्ज। अच्छा, एक चीज है, जो लीगेंड्स आपके सिलेबस का पार्ट है, वो लीगेंड्स और उन लीगेंड्स का चार्ज आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको उन लीगेंड्स और उन लीगेंड्स का चार्ज नहीं पता होगा ना, तो फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, उसका ज़रा ख्याल रखेंगे हम लोग। मैं आपको थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देता रहूँगा ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन अबे ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है। ओके, मैं इसे वापस करूं बेटा? ये देखो, ये क्या कर रहा है? वो स्क्रीन स्प्लिट में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। आई थिंक अब सही हो गया। ओके, तो हम हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारा आज का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इससे। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? देखो बेटा, लीगेंड्स ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोई भी लीगेंड्स जितने नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स बनाता है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोई भी लीगेंड जितने भी मेटल आयन ने अपने अराउंड नंबर ऑफ कोवेलेंट और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे, हम उन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब जैसे ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो मुझे यकीन है आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको इसकी एक दफ़ा डेफिनेशन लिख दूं। डेफिनेशन क्या है बेटा? कि डेटिव नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय मेटल आयन बेटा। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां लिखा कॉपर, ठीक है, और मैं यहां लिख रहा हूं H2O 6 टाइम्स, और मैंने चार्ज लिखा है 2+। मुझे इस कॉम्प्लेक्स में दो काम करने हैं। मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है और मुझे ना कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। दो काम करने हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप चेक करें, इसमें जो लीगेंड है H2O वो मोनोडेंटेट है, राइट। मोनोडेंटेट का मतलब होता है जिसने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा, यानी एक डेटिव बॉन्ड बनाया होगा। अच्छा, टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 6। आप सोचो, एक मोनोडेंटेट अगर एक डेटिव बॉन्ड बनाता है तो 6 मोनोडेंटेट ने 6 डेटिव बॉन्ड बनाए, यानी कॉपर के अराउंड टोटल नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स कितने हो गए? 6। तो पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा? 6। आपने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6।
अब आए दूसरी बात पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर क्या है भाई? क्या वाटर पे कोई चार्ज होता है? जी नहीं। तो अगर वाटर पे चार्ज नहीं होता, जीरो है, तो मैं कॉपर पे ऐसा क्या चार्ज लिखूं कि सम अप 2+ आ जाए मेरा? 2+। तो 2+ और जीरो में करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2+। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर यहां पे क्या है बेटा? 2+। मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, जरा ये देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान है, बस आपको वो पता होने चाहिए, मोनोडेंटेट बाइडेंटेट वगैरह वो पता होना चाहिए। जैसे बेटा यहां लिखा हुआ है FeCN6 और चार्ज लिखा हुआ है 4-। अब वो मुझसे पूछता है ये बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स में व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, निकाल लेंगे। सबसे पहली बात, साइनाइड क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। ये आपको पता हो, जो आपके सिलेबस में है वो पता होने चाहिए। अगर 6 साइनाइड है तो इसका मतलब है 6 डेटिव बॉन्ड बनाए, क्योंकि एक डेटिव बॉन्ड मोनोडेंटेट बनाता है, तो 6 मोनोडेंटेट 6 डेटिव बॉन्ड हो गए। तो 6 मोनोडेंटेट ने 6 डेटिव बॉन्ड बनाए, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिख रहा हूं बेटा? 6, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट पे। आपको पता है साइनाइड का चार्ज -1 होता है, तो एक साइनाइड पे अगर -1 है तो 6 साइनाइड पे क्या चार्ज होगा? -6। मुझे आयरन पे कोई ऐसा नंबर लिखना है कि सम अप करूं तो 4- आंसर आ जाए, +2। क्योंकि +2 - 4 का आंसर क्या आएगा? -4। यानी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +2। दोबारा देखिए, एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं। पहले मैं मोनोडेंटेट समझा दूं, फिर बाई और पॉलीडेंटेट पे भी आता हूं। सपोज करो बेटा, जैसे यहां निकेल लिखा हुआ है, ठीक है, और वो मुझे कहता है कि NH3 2 टाइम्स Cl2, और बेटा यहां चार्ज लिखा हुआ है 1+। अब वो मुझे कह रहा है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, पहले हम सोचेंगे अमोनिया कौन है भाई? मोनोडेंटेट है। भाई कितने मोनोडेंटेट हैं? 2। ओके। व्हाट अबाउट द क्लोराइड? मोनोडेंटेट। भाई कितने क्लोराइड हैं? 2। तो टोटल 4 मोनोडेंटेट है, इसका मतलब है 4 डेटिव बॉन्ड हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। भाई अमोनिया का कोई चार्ज होता है? जी नहीं, जीरो है। भाई क्लोरीन पे क्या कोई क्लोराइड पे चार्ज होता है? हाँ, -1। 2 क्लोराइड पे चार्ज क्या हो जाएगा? -2। अब मुझे निकिल पे कोई ऐसा चार्ज लिखना है कि मैं सम अप करूं तो आंसर +1 आए, तो +3 होना चाहिए, क्योंकि +3 - 2 का आंसर क्या आएगा? +1। इसका मतलब हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। चले मैं आपको ना एक बाइडेंटेट की एग्जांपल देता हूं, जरा देखिएगा। फॉर एग्जांपल, कोबाल्ट En 3 टाइम्स और चार्ज लिखा हुआ है 2+, सपोज। अच्छा, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि En का मतलब क्या होता है। इथिलीन डायामाइन, याद है? ईथन 1,2 डायामाइन भी बोलते हैं। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, इज इट मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट? इट्स अ बाइडेंटेट। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि En पे कोई चार्ज नहीं होता। अब आप सोचो, 3 बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट का मतलब जो 2 डेटिव बॉन्ड्स बनाए। तो सोचो 3 बाइडेंटेट्स कितने डेटिव बॉन्ड्स बनाएंगे? 6। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड। तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया बेटा 6। अब आते हैं कोबाल्ट के चार्ज पे बेटा। En पे चार्ज क्या होता है? 0। और कोबाल्ट का चार्ज क्या होगा? तो क्या करूं, कोबाल्ट पे चार्ज लिखूं कि आंसर +2 आए? +2। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। दोबारा देखिए बेटा,
सपोज मैंने लिखा मैंगनीज C2O4 टेकन थ्राइस -3। अब देखिए C2O4 क्या है? ईथन 1,2 डाई OH डाई, बाइडेंटेट, याद है? हेलो, याद करा है ना? दो ही तो बाइडेंटेट सिलेबस में है, एक EN और एक C2O4। EN कोई चार्ज नहीं होता, C2O4 पे 2- चार्ज होता है, ठीक है। चलो आओ, ये बाइडेंटेट है भाई। कितने बाइडेंटेट नजर आ रहे हैं? 3। एक बाइडेंटेट 2 डेटिव बॉन्ड बनाता है, तो 3 बाइडेंटेट 6। 6 डेटिव बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो देखो एक C2O4 का चार्ज होता है -2, तो 3 C2O4 का चार्ज हो जाएगा -6। Mn पे ऐसा कुछ लिखो। शाबाश। अब देखो, एक और देखिएगा। अब मैंने कहा ना कोई मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज है। यहां देखिए बेटा, मैं लिखता हूं आयरन EDTA, ठीक है, -1 चार्जेस। अब आपने फिर से सोचना है। पहले तो ये देखो, मैंने क्या कहा, आप सबसे पहला ना लीगेंड पे फोकस किया करो। इसमें लीगेंड कौन है? EDTA। आपको पता है EDTA हेक्साडेंटेट होता है, पॉलीडेंटेट में भी क्या होता है? हेक्साडेंटेट। क्यों कहते थे हेक्साडेंटेट? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है फॉर द डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ आयरन ने टोटल कितने डेटिव बॉन्ड्स बनाए? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। आपने कहा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब आते हैं, एक EDTA का चार्ज होता है -4। बताओ ऐसा क्या लिखा होगा आयरन पे कि मेरा आंसर -1 आ जाए? +3। मुझे उम्मीद है मेरी एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते क्यों हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम हर कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं? उसका रीजन है, देखो, जैसे आपने एएस लेवल में वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी ना, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल वाली, इस तरह यहां पर भी हमने शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने हैं कि किस कॉम्प्लेक्स का क्या शेप होता है। बट मैं आपको फर्क समझाता हूं। वेस्पर थ्योरी में अगर कोई आपसे रफ जर्नल सवाल पूछे, ये बताओ वेस्पर थ्योरी में क्या चीज डिसाइड करती है शेप, तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यही करती हैं। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट और बोलने लगा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर विल डिसाइड द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स की शेप निकालनी हो तो आपको जरूरी है उसका क्या पता हो? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर है। अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर उनकी शेप्स डिसाइड होगी। क्या मतलब सर? मतलब सुनिए, मतलब बता देता हूं, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल का 6 होगा ना बेटा, सिर्फ 6, तो बेटा उसकी शेप को बोलोगे ऑक्टाहीड्रल। एएस में पढ़ चुके हो तुम लोग, और मैं तुम्हें मिसाल भी दे सकता हूं ऑक्टाहीड्रल की। एग्जाम्पल में आपने एएस में पढ़ा होगा SF6, ठीक है। इसी तरीके से बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो जाए, 4, तो दो तरह की शेप बनती है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, दो तरह की शेप्स बनती हैं। एक शेप को बोलते हैं बेटा टेट्राहीड्रल, जो आप एएस में पढ़ चुके हो।
टेट्राहीड्रल, और एक शेप को बोलते हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल आप पढ़ चुके हो, स्क्वायर प्लेनर मैं आपको बता दूंगा। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आप टेट्राहेड्रल बनाएं या स्क्वायर, बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, शेप्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 हो जाए, देखो कितना सिंपल, 3 शेप सिलेबस में है बस, तो हम बेटा ऐसी शेप को बोलते हैं लीनियर। ये भी आपने एएस के अंदर पढ़ा हुआ। तो बेटा अगर टोटल शेप्स देखी जाए टोटल, तो आपके सिलेबस में 4 शेप्स हैं, देखें, ऑक्टाहीड्रल, टेट्राहीड्रल, स्क्वायर प्लेनर और लीनियर। उसमें से भी 3 का आइडिया आपको है, आपको ऑक्टाहीड्रल का आइडिया है, आपको टेट्राहीड्रल का आइडिया है, आपको लीनियर का आइडिया है। हो थोड़ा बहुत मेहनत करके मैं आपको स्क्वायर प्लेनर समझा दूंगा कि वो कब बनता है, कैसे बनता है, एंड सो ऑन। चले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जियोमेट्री ऑफ, इस पे थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है समझाने में, क्योंकि अगर आपको एक दफ़ा बात समझ में आ जाएगी ना, तो फिर आप, जब मैं आपको आइसोमेरिज्म करा रहा हूँ ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना ना हर बच्चा फिर हर बीच बीच में पूछता रहता है कि सर आपने इस शेप को यूं क्यों बनाया, आपने ये क्यों नहीं बनाया, आपने वो क्यों नहीं बनाया। तो एक्चुअली ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग शेप्स, इन शेप्स को ना डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मेरे पास 2 पेन तो पड़े, चलो एक मार्कर से, इससे भी हाँ चलेगा, इससे भी समझा सकता हूँ मैं। ओके, सबसे पहले बेटा मैं आपको ना ऑक्टाहीड्रल की शेप समझा देता हूँ। ऑक्टाहीड्रल, मुझे यकीन है आपको वेस्पर थ्योरी का वो रूल याद होगा। आप किसी भी मॉलिक्यूल के शेप में जो डार्क लाइन शो करते हैं, डार्क, उसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, वो बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है। और आप जिस बॉन्ड को डॉटेड लाइन से शो करते थे, उसका मतलब होता है वो अवे जा रहा है, प्लेन से बाहर, दूर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है। आप खड़े में, तो जो बॉन्ड आपकी तरफ आएगा आप उसको डार्क लाइन से शो करेंगे, और जो बॉन्ड आपसे दूर जा रहा होगा आप उसे डॉटेड लाइन से शो करेंगे। हम एएस में इस बात का ख्याल रखते थे, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी 3 डायमेंशनल शेप हो तो हम उसे डार्क और डॉटेड लाइन से जरूर शो करते हैं, ठीक है। ये बातें अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे भी यही काम करने वाला हूँगा। और बहुत सिंपल सा ये वेस्पर ना, मैं मुझे लगता है वेस्पर बहुत लंबी है, वो बहुत लंबी कहानी है। ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट है, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ऑक्टाहेड्रल शेप स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, और सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे बेटा सपोज करो मैं आपके साथ एक डिस्कस करता हूँ कॉपर, इसी को पहले कर लेते हैं, सबसे कॉमन कॉम्प्लेक्स है कॉपर का, कॉपर H2O बेटा 6 टाइम्स, ठीक है। अब मुझसे कहा गया कि आप इसकी, आप जो है वो ज्योमेट्री बनाए जरा इसकी। तो देखें आप, अभी याद आ जाएगा आपको हम इसे कैसे बना सकते हैं। ये देखिएगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ बीच में बिल्कुल बनाया कॉपर बेटा, ये मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, समझ जाएंगे ना आप तो, खैर। ये देखिए बेटा, सही है। और आपने एक ऊपर बनाया और एक नीचे बनाया।
मैं आपको याद दिला दूं, ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसी होती है, लाइक दिस। ये देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और एक ये 5, और एक इसके बैक पे ये 6, 5 और 6। अच्छा, इसको बनाते कैसे हैं? इसको ऐसे बनाते हैं, तो आप देखें, ये और ये शेप आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, दो डार्क हो गई, और ये वाली दो बैक साइड पे आ रही है, तो हम दो डार्क और दो डॉटेड बनाते हैं, इसको ऐसे बना रहे थे, लाइक दिस। समझ में आ रही बात? और इसमें हर बॉन्ड एंगल कितना होता है पता है ना? ये तो एएस का है, 90 होता है, ठीक है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये सब 90 डिग्री का होता है, तो दो आउट ऑफ द प्लेन और दो इनसाइड, तो ये इस तरह की शेप जब आप बनाते हैं तो आपको, मुझे यकीन है, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। तो हम, अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जो एटम मेटल आयन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाता है ना, उसे ही कॉर्नर पे शो किया गया। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब जैसे मुझे उसने कहा कि तुम ना इसकी शेप बनाओ, मैंने क्या किया बेटा, मैंने H2O बनाया। आप चेक करें, मैंने कॉर्नर के साथ किसको चिपकाया है? ऑक्सीजन को, क्योंकि H2O में डेटिव बॉन्ड बनाने वाला कौन है? ऑक्सीजन, यानी वो जो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कौन है? ऑक्सीजन। इसी तरह ये देखिए बेटा, H2O, H2O, H2O। अब यहां देखिए मैं कैसे लिखूंगा, पता है? मैं यहाँ H2O ऐसे लिखूंगा, H2O, H2O। और आप जो चार्ज लिखते हैं बेटा, वो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, बाहर ब्रैकेट बना के, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दें? इसका चार्ज। यानी बेटा आप इसको ना ऐसे करके, और यूं चार्ज 2+ बाहर बनाए बेटा। तो आई होप बात समझ में आ गई। ये हो गया एक। मैं आपको एक और इसी तरह का बना के दिखाता हूँ। मैं आपको ना सब मिक्स करके बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए ना। अब जैसे ये मैंने पहली एग्जाम्पल आपको दी, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। इसको मैं, चलो इसी से देते हैं। सपोज करो बेटा, आयरन है, अमोनिया है 4, और बेटा वाटर है 2, ठीक है। चलो, और मैंने चार्ज लिखा है इसका 3+, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्यों? अमोनिया 4 है और वाटर कितने बेटा? 2। दोनों क्या है? मोनोडेंटेट। तो टोटल मोनोडेंटेट कितने हो गए? 6 हो गए। 6 का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अब देखिएगा, इसको मैं एक दफ़ा फिर बनाता हूँ, देखिए तो अब बात समझ में आ जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि हर वेराइटी का एक एक एग्जाम्पल आपको दे दूँ ना, ताकि यार आपको बात समझ में आ जाए। जितनी वेराइटीज़ हैं सबकी एक एक एग्जाम्पल मैंने किया। मैंने मैंने इसके बीच में बनाया बेटा आयरन, वही मैं डॉटेड। ये देखें आप, अबे तुझे क्या हो गया भाई? और मैंने यहाँ बनाए ऐसे बेटा, ये देखें, हो गया। मैंने इधर लगाया और एक बॉन्ड, ये देखें। अब आपको इन 6 को किसी भी तरीके से अरेंज कर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जब हम जो आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ेंगे फिर देख लेंगे। बस अभी आपको सिर्फ पर्पस ये है कि बता सकूं कि हो क्या रहा। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने जैसे सपोज करो बेटा, एक लिखा H2O इधर, एक लिखा H2O इधर, अमोनिया ऐसे लिखा बेटा, अमोनिया ऐसे लिखा बेटा, एक अमोनिया इधर लिखा, और मैंने एक अमोनिया इधर लिखा, ब्रैकेट बना के चार्ज लिखे, बात खत्म हो गई। दैट्स इट। अब मैं आपको ना इसी ऑक्टाहेड्रल में एक बाइडेंटेट से समझाता हूँ, जरा देखिएगा बेटा। मेरा ख्याल है अगर मैं आपको 2 वेराइटीज बाइडेंटेट की दिखा दूँ ना,
तो बस फिर आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ देखिए बेटा, सपोज करो मैं आयरन ही बना रहा हूँ और मैं आपसे कहता हूँ ई एन टेक इन थ्राइस, सही है? अरे लगा दो ना यार, ये लो, ये आपने 3+ लगा दिया ये लग गया चार्ज। ओके, ये हो गया मेरा 2+, ठीक है। अब मुझे ये बनाना है। इसमें आपको देखो, वो जो मैंने आपको बताया था ना कि आप सिर्फ उन एटम्स को शो करें जो डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे और अच्छा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ मैंने बीच में बनाया बेटा आयरन, ये देखें मैंने इधर इधर ये बनाया, इसी तरह बेटा मैंने इधर ये बना दिया। अब देखें, आपको इंशाल्लाह बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। यहाँ देखिएगा बेटा, आपको याद है मैंने आपको ईएन का स्ट्रक्चर कैसे बताया था? मैं बताता हूँ। मैंने आपसे कहा था, आपके पास कॉपी में भी लिखा होगा, ये देखें बेटा, आप सिर्फ ऐसा बना दें, ये देखें, एक हो गया। अब उसका फायदा समझ में आया, ये देखिए एन एन, ये बनाया आपने। इधर देखिए बेटा, एन एन, ये देखें, और ब्रैकेट लगा के चार्ज लगा दें। ब्रैकेट लगा के चार्ज लगा देना, ठीक है, समझ जाना, हो उसमें टाइम ज़ाया हो रहा है। अब मैं आपको ना बाइडेंटेट का एक मिक्सचर बताता हूँ, ज़रा देखिएगा, इसी तरह का एक और मिक्सचर। ये एन एन वाला और ओ वाला मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, ख्याल रखिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ निकिल, और बेटा मैं लिखता हूँ, सपोज करो ई एन, और मैं लिखता हूँ C2O4 टेक इन ट्वाइस, ऐसे। तो -4 + 2 - 2। अब देखो मैंने दो बाइडेंटेट लिखे हैं ना इसमें, और वो दोनों अलग अलग है। गौर से देखें, ईएन बाइडेंटेट है, हाँ। C2O4 भी बाइडेंटेट है, हाँ। अब देखो, बाइडेंटेट दो और बाइडेंटेट एक, टोटल 3 बाइडेंटेट हो गए। 3 बाइडेंटेट का मतलब क्या हो गया? सिंपल, 6 डेटिव बॉन्ड्स। अब देखें, पता है आपको इसकी शेप में कुछ ना ऐसे नजर आएगा, देखिए, लुक एट हियर। इंशाल्लाह इससे बात आपको ना पूरी समझ में आ जाएगी। और जो थोड़ी बहुत रह भी जाएगी ना दिमाग, वो आपको मैं पॉलीडेंटेट से समझा दूंगा बेटा। चल भाई, अब सुनिए, सबसे पहले ई एन, ये देखिएगा बेटा, एक है ई एन, इथन 1,2 डायामन, ठीक है, ये मैंने एक लगा दिया। अब C2O4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको याद होगा, ओ ओ से, ठीक है। तो आपने क्या किया, ओ, आपने किया ओ, और ये देखो ऐसे शो कर दो, इसी तरह ओ और ओ ऐसे शो कर दो, हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी बाइडेंटेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। अब आता हूं पॉलीडेंटेट के ऊपर, ये देखिएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये मैं जब बच्चों को बोलता हूँ ना तुम खुद बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा बना रहे है, जरा टेक्निकल है ये, देखें, ईडीटीए के साथ बनाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने आपसे कहा कि यार कॉपर EDTA है आपके पास, और 4 - +2 का मतलब हो गया 2 -
आप इसकी शेप बनाएं। रिजवान, ये सबसे बेहतरीन है, ज़रा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये मैंने बीच में बनाया कॉपर, और इधर मैं बना देता हूँ डॉटेड लाइंस। अब आप देखें, आपको जिस तरह मैंने ईडीटीए की शेप सबसे लास्ट वाली ये बनाई थी, ये देखें, ये रही। और से देखें, है, यानी इसमें 4 ऑक्सीजन है जो डेटिव बॉन्ड बनाते हैं और 2 नाइट्रोजन। तो अब आपको इसे उस शेप में एडजस्ट कैसे करना है? ये देखो, ये ना, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होती है, मैं तुम समझाता हूँ, ज़रा देखिएगा। देखो, ये हो गए 2 नाइट्रोजन, ठीक है, हो गए। ये इनका बॉन्ड हो गया बेटा। अब देखें, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, तो एक डेटिव बॉन्ड इस ऑक्सीजन ने, एक डेटिव बॉन्ड इस ऑक्सीजन ने। अब देखिएगा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, एक ये हो गया, ये देखें। आप थोड़ा गौर से देखें, ये वही क्रैब की तरह है, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स को यूं क्रैब की तरह पकड़ लेता है ये। इसीलिए हम लोग इसको बोलते थे चीलेटिंग एजेंट। चीलेट का मतलब होता है क्रैब्स क्लॉ, पूरे कॉम्प्लेक्स को अच्छी तरह मजबूती से पकड़ लेता है। हम बोलते हैं चीलेट बना दिया इसने, चीलेट। अगर आप इसको बीच में रखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अक्रॉस में रखते हैं, सपोज करो यूं करके, और यूं करके रखें और यूं करके रखें, तो उससे क्या होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स की शेप है ना, उसके बीच में से बॉन्ड जा रहा होगा। तो थोड़ा दिखने में अजीब सा, हालांकि कर सकते हैं वो, लेकिन वो दिखने में बहुत अजीब सा लगेगा। मतलब आप यूं समझ लें कि बॉन्ड्स कॉम्प्लेक्स के बीच में से निकल निकल के जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उसको ऐसे शो, ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि आप किसी एक तरफ ही रखें एन को, और बाकी उसके साथ ऐसे रखें, तो वो ज़रा अच्छा वो हो जाता है। बीच से जो है ना, कॉम्प्लेक्स के बॉन्ड नहीं गुजर रहे होते। ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल। मैंने आपको हर तरह की कोशिश की है शेप समझाने की बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आता हूं। देखो, टेट्राहेड्रल तुम ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो यार, ओ सॉरी, एएस लेवल से। टेट्राहेड्रल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए, बहुत इजी है ये। फॉर एग्जाम्पल, जैसे CuCl4 दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है 2 नेगेटिव, ठीक है। अब देखें, टेट्राहीड्रल ऐसा होता है बेटा, आप बना चुके हैं ये सब कुछ। ये हो गया Cl, देखिएगा, ये आपने Cl लगाया, ये आपने Cl लगाया, एटलीस्ट वन आप डॉटेड बना दें, एक डार्क बना दें, दैट्स इट, हो गया बस। इसे आप कहेंगे बेटा टेट्राहीड्रल। ये एएस लेवल वाला ही टेट्राहीड्रल है, कोई चेंज नहीं है इसमें। चार्ज आपने 2- लिखा। एक होता है ऑक्टाहीड्रल, ओ सॉरी, स्क्वायर प्लेनर। एक ऑक्टाहीड्रल, एक टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही होता है। बस फर्क क्या होता है बताता हूं, देखो। स्क्वायर प्लेनर
आपने ये ये हो गया स्क्वायर एक। अब सपोज करो जैसे पी NH2 टेक इन ट्वाइस और Cl2 है, सपोज करो। चार्ज इस पे जीरो होता है। अब गौर से देखें, मैंने बिल्कुल बीच में लिखने की कोशिश की है प्लैटिनम। ये ना ऐसा होता है, जरा देखें, शायद समझ में आ जाए बात। ये ना यूं होता है, ये देखो, जैसे क्रॉस होता है ना, क्रॉस ऐसा होता है। अब वो उसको हम लोग शो कैसे करते हैं, ये जो आपने क्रॉस बनाया है, ये जो क्रॉस बना हुआ है, इस क्रॉस को शो कैसे करते हैं, ऐसे। तो अगर आप इसको ऐसे शो करेंगे ना, यूं करके, तो होगा क्या, ये दो आपके सामने आ गए, दो ये आ गए दो, और ये जो दो हैं ये बैक पे जा रहे हैं। यानी आप गौर से देखें तो ये दो आपके सामने, दो, एक और एक, दो, और दो बैक पे जा रहे हैं। तो अगर आप इसे ऐसे क्रॉस में देखें तो शायद और अच्छा समझा पाऊँ। ये जरा देखिएगा, ये देखें, ये जो दो हैं ये आपकी तरफ है, इनको डार्क शो कर दो या डॉटेड शो कर दो, और ये जो दो हैं इनको आप डार्क के, दोनों में से किसी दो को डार्क कर दो। बस उसको बनाते लोग ऐसे हैं, ठीक है, मतलब ये तरीका है शो करने का तरीका। तो अब आप देखिएगा, मैंने ना ऐसे इसको डॉटेड बना दिया मैंने। हम्म, ठीक है। बस अब आपने क्या किया, सपोज करो यहां मैंने क्लोरीन लगा दिए बेटा, और यहां मैंने लगा दिए अमोनिया। जरूरी नहीं है, जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कहाँ कहाँ लगाने से क्या क्या होगा, और आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम लोग और डिसाइड करेंगे कि सर, अगर अगर अभी आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर आपने Cl एक तरफ लगा दिए या आपने अमोनिया एक तरफ लगा दिए, तो वो हम बाद में डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है, वो मसला नहीं। बस आपको फिलहाल मेरा पर्पस क्या है, शेप्स समझाना, कि इसकी जो शेप है वो ऐसी होती है। ये हो गया स्क्वायर प्लानर, यानी कि जब आप स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप हमेशा ऐसे बनाएंगे। आते हैं बेटा लीनियर के ऊपर। मतलब लीनियर, आप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लीनियर का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो लीनियर का मतलब कोऑर्डिनेट, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एक आपने एएस लेवल में वो जो एक्सेस अमोनिया डालते हैं और प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है सिल्वर का, अब वो इसी तरह का होता है, देखिए वो ये शेप, वो जो कॉम्प्लेक्स होता है डिसॉल्व होने के बाद बेटा वो ये बनता है NH3 टेकन ट्वाइस, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि अमोनिया क्या है, मोनोडेंटेट। दो मोनोडेंटेट का मतलब दो डेटिव बॉन्ड, और दो डेटिव बॉन्ड का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 को मतलब होता है लीनियर बेटा। लीनियर को वैसे ही शो करते हैं जैसे आप करते थे, सिल्वर बनाया। हाँ, एक बात का ज़रा ख्याल रखा करो, जो एटम डेटिव बॉन्ड बनाएगा वो एटम शो करोगे कॉर्नर पर। ये देखें बेटा, यूं करके, ये हो गया लीनियर। सही है, समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, अब ना, जैसे ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, और ये हमने शुरू में ऑक्टाहेड्रल वाली चीज़ें एग्जाम्पल की। मसला ये है कि ये सारी बातें आपको आइसोमेरिज्म में काम आएंगी। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार, जब तुम एक दफ़ा अच्छे तरीके से आइस शेप्स समझ लो ना, तो फिर मेरा सारा फोकस आपको आइसोमर समझाने में होता है। वरना हो क्या रहा होता है कि मैं बच्चों को आइसोमर समझा रहा होता हूँ, बच्चे शेप्स में ही परेशान हो रहे हैं, सर और ये शेप आपने कब बनाई, कैसे बनाई, इसका नाम ये क्यों है। तो यार, तीन ही शेप्स हैं, और उन तीन शेप्स के अंदर भी बेटा मेरा ख्याल है सिर्फ स्क्वायर प्लेनर ऐसी शेप है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अदरवाइज तो सब आसान है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर सारे बॉन्ड एंगल 90 के होते हैं, स्क्वायर प्लेनर में सारे 90 के होते हैं। जाहिर बात है, आप क्रॉस बना रहे हो तो 90 का ही होगा। टेट्राहेड्रल आपको याद होगा 109, सही है, 109, कुछ लोग 109.5 बोलते हैं, ओके। और लीनियर में बेटा 180 होता है, दैट्स इट। तो वो सब कुछ सब सेम है, बस वो जो वेस्पर वगैरह से पढ़ते थे ना, वो नहीं पढ़ते। हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बेस करके पढ़ते हैं, ठीक है।
अब देखें, हम पढ़ रहे हैं बेटा आइसोमेरिज्म, आज इंट्रोडक्शन आज हो जाएगा इंशाल्लाह। आइसोमेरिज्म इन complexes। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स, अच्छा बहुत आसान है, हमारे सिलेबस में सिर्फ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डू यू रिमेंबर स्टीरियो आइसोमेरिज्म? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर कितने टाइप के होते हैं? दो, ज्योमेट्रिकल जिसे आप सिस ट्रांस भी कहते हैं, और ऑप्टिकल। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस में जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो तो बहुत ही आसान है, और उसको हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटा। Stereoisomers, molecules with same molecular formula, molecules with same molecular formula, same structure, molecular formula same, structure same, but different arrangement of atoms in space। सही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस डिफरेंट हो। दो तरह के स्टीरियो आइसोमर होते हैं बेटा, एक होते हैं जियोमेट्रिकल और एक होते हैं बेटा ऑप्टिकल। ठीक है, बस एक छोटी सी आपसे मेरी दरख्वास्त है, याद रखिएगा, आपने एएस में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़े हैं, सिस ट्रांस पढ़े हैं, उसमें आपने पढ़ा था कि अल्कीन्स में डबल बॉन्डेड कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़े हों, यही पढ़ा था कि दो सेम ग्रुप सेम साइड, दो सेम ग्रुप अक्रॉस। मसला ये है, ये तो अल्कीन ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया इसमें अल्कीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बट तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किससे होगा? टू सेम ग्रुप सेम साइड और टू सेम ग्रुप अक्रॉस से। समझ में आई बात? भाई जाहिर बात है कॉम्प्लेक्सेस में डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहां से लाए? है ही नहीं। इसी तरीके से ऑप्टिकल पे आ जाओ। भाई आपने जब एएस में ऑप्टिकल पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन हो, फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन। सवाल ये है यहां तो कार्बन ही नहीं है, तो फोर डिफरेंट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टाहीड्रल में फोर ग्रुप्स होते हैं, अबे भाई सिक्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कायरल वाला कॉन्सेप्ट यहां यूज नहीं होगा, जैसे ज्योमेट्रिकल में डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट यहां यूज नहीं हो रहा, और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, टू सेम ग्रुप सेम साइड टू सेम ग्रुप अक्रॉस। इसी तरह ऑप्टिकल के अंदर भी यहां पर कायरल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो अब सवाल ये सर कौन सा होगा? तो याद दिलाता हूं, जब आप कायरल कार्बन निकालते थे तो कायरल कार्बन निकालने के बाद क्या करते थे? आप उसका मिरर इमेज देखते थे, याद है? और आप कहते थे मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, याद आ रहा है? वही काम करना है। हमने क्या करना है? कायरल कार्बन नहीं देखना, हमने मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल वालों को क्या बोलना है? दे आर ऑप्टिकल आइसोमर। तो फर्क है, फर्क।
जब आप वहां पर इसका एएस लेवल के अंदर आप ऑप्टिकल आइसोमर बनाते थे तो मिरर इमेजेस होते थे, और वो मिरर इमेजेस एक दूसरे पे फिट नहीं होते थे, याद है? जैसे आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज, राइट? लेकिन आप इसको उठा के इस पे फिट नहीं बिठा सकते, क्यों? एक थंब इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। इसे बोलते थे नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते। तो ऑप्टिकल आइसोमर ट्रांजिशन में कैसे है? कायरल तो है नहीं, मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजिबल, जिसे हम इनएंशोमर्स कहते थे, याद है? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने जो एएस लेवल में पढ़ा है उसके वो दोनों क्राइटेरियाज, डबल बॉन्डेड कार्बन विद टू डिफरेंट ग्रुप, कायरल सेंटर, दोनों आइडियाज यहां यूज नहीं होंगे। यहां सिर्फ ज्योमेट्रिकल के लिए यूज होगा टू सेम ग्रुप सेम साइड टू सेम ग्रुप अक्रॉस, और नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स, बस। अंडरस्टैंड? तो हम इंशाल्लाह इसे ना अपनी नेक्स्ट क्लास से हम लोग आइसोमेरिज्म बाकायदा शुरू करेंगे। तो अब पता है क्या होगा, जैसे ये आपको शेप वगैरह समझ में आ गई ना, तो आपको आइसोमर्स बनाने में इसमें नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है? मिलता हूं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।